हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आई आशीष तिवारी वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल जेनजी थ्योरी, जहां पे हम समझाते हैं किसी भी टॉपिक को बेस्ट पॉसिबल कंटेंट के साथ सिंपलेस्ट वे में। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 9th की साइंस से, और जो कि है चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। हम आज समझेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। आपने चैप्टर 1 में किया है मैटर। आपने वहां पे पढ़ा है कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे बोलते हैं एटम, राइट। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी मैटर का एटम है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मॉलिक्यूल नाम का केमिकल या मॉलिक्यूल नाम की चीज क्या होती है और ये कैसे बनते हैं। उससे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे डिस्कवरी में किस महान इंसान ने क्या क्या रोल प्ले किया और उनको क्या क्या बातें बताई। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि महर्षि कनद का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, देन डेमोक्राइटस ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, देन लेवॉइजर, प्रोस्ट एंड डाल्टन ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है हमको एटम और मॉलिक्यूल को समझने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर को आगे। और अब हम समझेंगे अर्ली आइडियाज ऑफ द मैटर, कि भाई सबसे पहले किसने क्या आइडियाज दिया मैटर को लेके, राइट। तो आपके सामने यहाँ पे महर्षि कनद है, राइट, और ये आपके सामने डेमोक्राइटस है। अब देखिए, एंशिएंट फिलोसोफर वंडर्ड अबाउट द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। जो बहुत पहले फिलोसोफर जो चीजों को लेके सोचते थे, समझते थे, दिमाग लगाते थे, उन्होंने सोचा कि यार ये जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है ना, ये क्या हो सकता है, कैसा होता होगा, क्या बोलेंगे इसको, राइट। अब क्या हुआ कि महर्षि कनद ने 500 बीसी, एक टाइम का एरा होता है, इन्होंने 500 बीसी में हमको क्या बताया कि भाई जो कोई भी एक मैटर पदार्थ होता है ना, कोई भी पदार्थ मैटर है, वो बनता है बहुत छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से, ऐसे पार्टिकल से बनता है जो और डिवाइड नहीं किए जा सकते। और उन्होंने उसको नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। तो परमाणु वर्ड दिया हमको किसने? महर्षि कनद ने। और वही परमाणु है जिसको आज हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं आज हम? एटम। ठीक है। अब इसके बाद अब पाकुधा नाम के एक फिलोसोफर थे, ये भी इंडियन थे। इन्होंने क्या बोला कि परमाणु एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म। जो एटम आज हम बोलते हैं परमाणु को, इनका ये बोलना था कि जो परमाणु एटम है ना, ये नेचर में सिंगल सिंगल फॉर्म में अकेले अकेले एग्जिस्ट करे, इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। तो ये एटम्स आपस में कंबाइन करके कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। ये बात हमको बताया किसने? ये बात हमको बताया किसने भाई? पाकुधा ने। ओके, इसके बाद हमें देखना है, अब आए ग्रीक फिलोसोफर। भाई इंडियन हमारे पीछे नहीं, इंडियन हमारे सब काम में आगे हैं। शुरुआत देखो किसने शुरुआत किया है, किसने? हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद ने। इसके बाद जाके ग्रीक फिलोसोफर्स ने सोचना स्टार्ट किया। तारीफ के काबिल ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, ग्रीक फिलोसोफर आते हैं डेमोक्राइटस और ल्यूसिफस। इनका क्या बोलना था? इन्होंने बोला कि भाई हर एक पार्टिकल, हर एक मैटर बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से, उसे बोलते हैं एटम। एक्चुअली एटम का मतलब इन्होंने एटमोज बोला था अपने लैंग्वेज में, राइट। और एटमोज का मतलब क्या होता है? ये दो वर्ड से मिलके, लाइक दो चीजों से मिलके बना है, अ और टीओएम, टॉम। टॉम मतलब होता है कट करना, और अगर इसका आगे अ लग जाता है मतलब कि वो कट नहीं कर सकते। तो ये बोले भाई कोई भी मैटर है, आप हो, मैं हूं, ये स्टैंड है, फोन है, ये बोर्ड, कोई भी चीज है, कोई भी मैटर है ना, ये बनता है ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से जिसको आप और ज्यादा कट या डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो बाद में इसका नाम एटम से क्या एटम पड़ गया। यार देखो, ये बात इन्होंने बताया, लेकिन इससे बहुत पहले इस बात को हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद इसके बारे में बता चुके थे। ठीक है। अब देखो, दीज आइडियाज लैक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। लेकिन ये जो आइडिया था कि परमाणु से बना है, एटम से बना है कोई भी मैटर, इसके बारे में ना उस टाइम पे जब इन्होंने बताया, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था हमारे पास, कोई प्रूफ नहीं था हमारे पास कि हम कैसे इस बात को एक्सेप्ट करें। अब देखो क्या हुआ। तो भाई साइंस तो सिंपल सी बात बोलता है, भाई प्रूफ लाके दो, बात को मनवाओ, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम इसको ग्लोबल लेवल पे पब्लिश कर देंगे, आप हमको प्रूफ लाके दो, राइट। अब देखो, नाउ आफ्टर दिस प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग द मैटर, अब चीजें साइंटिफिक हुई, राइट। आपके सामने यहाँ पे डेल्टन है, इन्होंने चीजों को साइंटिफिक तरीके से समझा, इसको एक्सप्लोर किया, सबको बताया। तो इन्होंने कैसे प्रोग्रेस किया? तो बाय द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट एंड द कंपाउंड। अब क्या हुआ? 18th सेंचुरी में ये बताया गया, राइट, कि
18th सेंचुरी में ये बताया गया कि जो मैटर हमारे आसपास है ना, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप है? ये होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। ये बोले कि सारे मैटर की प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं है, मैटर को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है एलिमेंट में और कंपाउंड में। इसमें डिफरेंस क्या है आगे हम पढ़ेंगे। नहीं, वैसे आप कर चुके हो, आपने चैप्टर नंबर 2 में कर लिया है। मैं क्विकली एक रिकैप लेता हूं। देखो एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट ऐसे मैटर है जो प्योर है। प्योर रेफर्स की एक ही टाइप के एटम से बनते हैं। कंपाउंड ऐसे मैटर हैं जो कि डिफरेंट टाइप के एटम के कंबाइन होने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप जानते हो ओनली सोडियम या कैल्शियम या फिर आयरन, ये प्योर एलिमेंट है। ये ओनली सोडियम 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 एटम से बना है। ये कैल्शियम 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 एटम से बना है। आयरन 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 एटम से बना है। लेकिन मैं बात करता हूं वाटर H2O, ये दो डिफरेंट टाइप के एटम के केमिकली कंबाइन होने की वजह से बना है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बनता है। अगर मैं बात करूं जैसे मीथेन का, तो मीथेन भी दो डिफरेंट टाइप के एटम के केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद बनता है, तो ये हो गए कंपाउंड, राइट। ये आपके चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा। अगर आपको याद नहीं आया तो मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट स्टडीड हाउ एलिमेंट कंबाइन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ भाई, हमने एलिमेंट को कंपाउंड से सेपरेट किया, समझा उसको। फिर हमने क्या बोला कि ये जो एलिमेंट है ये कंबाइन करते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान और ये फॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप के कंपाउंड को, डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस को, राइट। इसके बाद एंटोनी लेवोइजर ने क्या बताया, इन्होंने बताया भाई कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, कैसे भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, कौन किससे किस मात्रा में कंबाइन करने के बाद कौन से प्रोडक्ट को कितना फॉर्म करेगा, राइट। तो दैट्स व्हाई वी कॉल कि इन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री की फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया। किसने? एंटोन लेवोइजर ने, ठीक है। नाउ लेवोइजर ने हमको प्रपोज किया दो फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। कौन से हैं ये लॉज? हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज को प्रपोज किया था लेवोइजर ने, राइट। अब देखो हमें समझना है कि ये लॉज क्या बोलते हैं, कैसे इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ध्यान से समझे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसा कि ना ये टर्म बता रहा है कंजर्वेशन ऑफ द मास। कंजर्वेशन मतलब होता है जब कोई चीज कंजर्व रहती है, वो चेंज नहीं होती, जैसी थी वैसी है। एंड कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये लॉ क्या बोलना चाहता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि जितने मास में आपने उन केमिकल को लिया जो केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं, उतने ही मास में आपको मिलता है प्रोडक्ट। ये लॉ क्या बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने मास में लोगे रिएक्शन करने वाले केमिकल सब्सटेंस को, उतने ही मास में आपको मिलेगा जो प्रोडक्ट वहां पे फॉर्म होगा। आपको ना यहाँ पे दो शब्द का ध्यान देना है भाई, आपको यहाँ पे दो शब्द का क्या ध्यान देना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे दो टर्म्स क्या आते हैं, एक आता है रिएक्टेंट, एक आता है रिएक्टेंट और एक आता है क्या, प्रोडक्ट। एक क्या आता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो समझिए रिएक्टेंट में प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट वो सारे केमिकल सब्सटेंस हैं जो रिएक्शन में शामिल होते हैं, जो रिएक्शन करते हैं। बल्कि प्रोडक्ट वो सारे केमिकल सब्सटेंस हैं जो रिएक्शन होने के बाद प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल। जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि हाइड्रोजन ये कंबाइन करता है केमिकली ऑक्सीजन के साथ और ये फॉर्म करता है वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्होंने केमिकल रिएक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व किया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गए। और पानी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट है, राइट। तो ये लोग क्या बोलता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे जो मास ऑफ द रिएक्टेंट है, जो मास ऑफ द रिएक्टेंट है, ये हमेशा हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट के मास के बराबर। क्या, प्रोडक्ट के मास के बराबर ही होगा। ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। अब इसको कैसे आपकी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक एक्टिविटी में दे रखा है और इससे क्वेश्चन आता है। बहुत आराम से समझो कि एनसीईआरटी ने क्या बोला भाई। उन्होंने बोला कि एक कॉनिकल फ्लास्क लीजिए, उसको आप क्लोज कर दो एक कॉर्क की सहायता से। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक केमिकल लिया, जो मैं यहाँ रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। एक केमिकल ये लिया है
और इसका कुछ इन्होंने अमाउंट, कुछ मास दिया, और इन्होंने इस केमिकल में ऐड कर दिया दूसरे केमिकल को, जो कि मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं, राइट। अब इसको बोला भाई आप इसको पहले तौल लो, इसको आप वे कर लो, तौल लो, इसका मास कितना आ रहा है। तो जब सपोज मैंने वे किया तो लेट से मुझे इसका मास मिलता है जैसे आपके सामने है, राइट। यहाँ पे सपोज जो केमिकल वाई है, ये लिया हमने सोडियम सल्फेट, ठीक है, रेड वाला, और केमिकल एक्स मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया कितना, ये लिया मैंने बेरियम क्लोराइड। लेट से मैंने बेरियम क्लोराइड का क्वांटिटी लिया है कितना, मैंने इसको लिया 5 ग्राम, ओके, और मैंने सोडियम सल्फेट को लिया है सपोज 20 ग्राम, और मैंने क्या किया, इसको तौल लिया, वे कर लिया। जब मैं इसे वे करता हूं, तौलता हूं, तो मुझे मिलता है यहाँ पे 5 ग्राम तो ये है और 20 ग्राम वो है, तो 25 ग्राम इनका मास मिल जाता है। अब हमने इसको शेक करके रिएक्शन होने दिया। जब रिएक्शन यहाँ पे हुआ तो रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि बेरियम क्लोराइड ने रिएक्शन किया सोडियम सल्फेट से, और इसने प्रोड्यूस किया क्या, इसने प्रोड्यूस किया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जब ये केमिकल रिएक्शन हुआ तो हालांकि जो प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट से डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस है, लेकिन जो इनका मास होगा वो टोटल मास इनके टोटल मास के बराबर होना चाहिए। तो अब जब यहां मैंने इसको शेक करके रिएक्शन करा दिया तो इसका मास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये पहले 25 था, बाद में भी 25 ग्राम आना ही चाहिए, और जब हम इसको वे करेंगे रिएक्शन होने के बाद तो बाद में ये टोटल 25 ग्राम ही आता है। तो इस बात को प्रूव करता है कि अगर रिएक्शन किसी क्लोज सिस्टम में हो रहा है। अच्छा, पता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछेंगे, भैया कॉर्क क्यों यूज कर लिया, इसका रिएक्शन में क्या रोल है, क्या आवश्यकता थी कॉर्क की। तो बहुत सिंपल आंसर है, सिंपल आंसर ये है कि अगर मैं यहाँ पे कॉर्क यूज नहीं करता भाई, अगर मैं यहाँ पे कॉर्क यूज नहीं करता ना, तो मे भी हो सकता है रिएक्शन के दौरान कुछ केमिकल यहाँ से भाप बनकर बाहर निकल जाते, जब केमिकल बाहर निकलते तो मास यहाँ पे अपना आप कम हो जाता, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ केमिकल यहाँ से अंदर आ जाते, जब केमिकल अंदर एब्जॉर्ब हो जाते तो मास बढ़ जाता। तो मैं कैसे जस्टिफाई कर पाता कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है। तो दैट्स व्हाई वी कीप द सिस्टम क्लोज, हम सिस्टम को बंद रखते हैं ताकि ना तो बाहर से कोई केमिकल अंदर आ पाए, ना अंदर से कोई केमिकल बाहर जा पाए जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो जितना अमाउंट, जितना मास केमिकल सब्सटेंस का रिएक्शन से पहले है उतना ही अमाउंट उसका रिएक्शन के बाद कंजर्व रहता है, सेम रहता है, ठीक है। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। अभी हो गया प्रैक्टिस पार्ट, हमें कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस तरह पूछे जाएंगे, आपके सामने है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ द एसिटिक एसिड। ये बोल रहा है अभी हमने कितना लिया, हमने 5.3 ग्राम लिया सोडियम कार्बोनेट, ओके, ये सोडियम कार्बोनेट है, मैंने लिया 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, और ये रिएक्शन करता है विद 6 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड। ये प्लस साइन यहां पे शो करता है कि वो रिएक्शन कर रहा है। अब ये रिएक्शन करता है 6 ग्राम एसिडिक एसिड के साथ, ओके, एंड द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो प्रोडक्ट यहां पे प्रोड्यूस होगा वो क्या है, वो CO2 गैस है 2.2 ग्राम, ओके, एंड 0.9 ग्राम वाटर, और यहां पे बनता है 0.9 ग्राम वाटर, ठीक है, और 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट, और यहां पे 8.2 ग्राम बनता है सोडियम एसिटेट। अब शो दैट these observations are in agreement with the law of conservation of the mass। हमें यहां पे शो करना है ये जो ऑब्जर्वेशन है कि जब मैंने 5.3 ग्राम लिया सोडियम कार्बोनेट, इसको मैंने रिएक्ट करवाया 6 ग्राम एसिडिक एसिड के साथ, तो मुझे प्रोड्यूस होके मिलता है 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट, 2.2 ग्राम वाटर CO2 एंड 0.9 ग्राम वाटर। मुझे शो करना है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ अग्री करता है, उसको प्रूफ करता है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये लॉ बहुत छोटी सी बात क्या बोलता है, ये लॉ बहुत छोटी सी बात ये बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट है ये टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कि यहां पे रिएक्टेंट का मास कितना है। तो रिएक्टेंट का मास यहां पे 5.3
प्लस 6 ग्राम, तो कितना हो गया 11.3 ग्राम। ये रिएक्टेंट हमने लिया था। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है 8.2 ग्राम, ठीक है, 2.2 ग्राम और 0.9 ग्राम। तो इसे सम करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 3 कैरी लगा ऊपर 1 और यहाँ पे 11, तो ये हो गया हमारा 11.3 ग्राम। तो आप देख पाओगे जितना मास रिएक्टेंट का है उतना मास यहाँ पे प्रोडक्ट का है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है, उससे अग्री होता है। ठीक है, चलो आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि in a chemical reaction 20 gram calcium carbonate is heated to produce calcium oxide। एक केमिकल रिएक्शन है जहां पे हमने 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ओके, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। इफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड इज 18 ग्राम, अगर कैल्शियम ऑक्साइड जो बना इसकी मात्रा 18 ग्राम, कितनी 18 ग्राम है, ये 18 ग्राम है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म? तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बना उसकी अमाउंट, उसकी क्वांटिटी क्या है। तो लेट्स से मैंने बोला कि इसकी मात्रा x है। सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जो टोटल मास में रिएक्टेंट का होगा ये होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे कितना है 18 प्लस एक्स है। एक्स यहाँ पे क्या है? मास ऑफ द CO2 जो कि हमको निकालना है। ओके, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, 18 यहाँ पे आके माइनस होगा तो -18, सो एक्स कम्स आउट टू बी 2 ग्राम। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना है? ये है 2 ग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन। इतने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। चलो आगे बढ़े, राइट। लेकिन आपको अटेंशन बना के समझना है, ईमानदारी से आपको चीजों को नोट डाउन करना है। अगर आपको लगता है कि भाई ये तो मेरे काम की चीज है, ये मुझे नहीं पता था, मुझको ये सीखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो आप जरूर चीजों को नोट करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको हम एक और नाम से क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या बोलता है? बहुत सिंपल सी बात क्या बोलता है कि पहली बात, दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय जोसेफ क्लाउस। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय द मास। समझते हैं क्या है? इस लॉ का ये बोलना है कि अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस की बात कर लो, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर लो, चाहे आप वाटर की बात कर लो, चाहे आप मीथेन गैस की बात कर लो, किसी केमिकल सब्सटेंस की बात कर लो, इस लॉ का क्या बोलना है? इंडिपेंडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस कहां पे बना, कैसे बना, इससे कोई मतलब नहीं। इस केमिकल सब्सटेंस में जो एटम इसको मिलके बना रहे हैं, इन एटम के मास का जो रेशियो, प्रपोर्शन है, ये हमेशा कांस्टेंट और फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। चाहे मैं वाटर नाली से लिया हूं, चाहे मैं वाटर सी वाटर से लिया हूं, चाहे मैं वाटर RO का लेके आ जाऊं, चाहे मैं वाटर ग्राउंड वाटर से लेके आ जाऊं, मैं पानी कहीं से भी लेके आऊं, फर्क नहीं पड़ता। इस पानी के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है, इनके मास का जो रेशियो है ना, ये हमेशा कांस्टेंट एक जैसा मिलेगा। ये लॉ ये बोलता है। वैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं भी बना लो आप, चाहे ये ड्राई फॉर्म में है, ड्राई आइस के फॉर्म में, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ द गैस, या फिर आप कहीं से इकट्ठा कर लो, CO2 कहीं से भी लेके आओगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। जो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो होगा ना, वो हमेशा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में फिक्स होगा, जो कि क्या होगा? ये 12, तो यहाँ पे ये 32, तो ये कैंसिल होते हैं और ये 8, 3:8 आएगा। ये बात बोलता है क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखो एग्जांपल की बात करते हैं कि सेम बात, आपने वाटर का फॉर्मेशन कैसे भी कहीं भी किया, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो, प्रोपोर्शन है, ये हमेशा 1:8 ही होगा। वैसे अमोनिया का फॉर्मेशन कहीं भी कैसे भी कर दो, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
कि मास का जो प्रपोर्शन रेशियो है ये हमेशा 40:3 ही होगा, और सेम हैपेंस विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस आल्सो, राइट। अब आई होप आपको समझ आ गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्या बोलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, राइट। तो प्रैक्टिस तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना भी पढ़ लो कितना भी समझ लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना तो मान लो सब कुछ बन जाता है नल एंड वॉइड दो चार दिन के अंदर, समझिए। तो प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है कि जो भी मैंने पढ़ा है अब मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर कर सकता हूं, मुझे उस पर कमांड अच्छे से आ गया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए और कॉन्सेप्ट की मजबूती पे कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine in the ratio of 1:8 by the mass to form the water। ये बोल रहा है अभी हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये कंबाइन होते हैं 1:8 के रेशियो में मास के टर्म्स में टू फॉर्म दी वाटर, वाटर को फॉर्म करने के लिए। What mass of the oxygen gas would be required? ऑक्सीजन गैस का कितना मास, कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा टू रिएक्ट कंप्लीटली, ये क्वेश्चन में से विथ 32 ग्राम ऑफ दी ऑक्सीजन। अगर मुझे 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करा के पानी का फॉर्मेशन करवाना है तो कितना हाइड्रोजन की आवश्यकता यहां पे पड़ेगी कंप्लीट रिएक्शन करा के पानी को फॉर्म कराने के लिए। अब देखिए ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ छोटी सी बात ये बोलता है कि यहां पे जो रेशियो ऑफ द मास है ये हमेशा सेम होगा, ये सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो अगर एक को 8 की आवश्यकता है तो आपको समझना कि कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे 32 से रिएक्शन करा के वाटर को फॉर्म करने के लिए। छोटा सा दिमाग, बिल्कुल छोटा सा दिमाग आपका यहां लगने वाला है कि अगर मुझे ऑक्सीजन चाहिए 8 से 32 की मात्रा में तो शायद मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, ये बन जाएगा 32। अब जैसे कि प्रपोर्शन हमेशा बराबर कांस्टेंट रहता है तो अगर मैंने 8 को 4 टाइम किया तो मैं हाइड्रोजन को भी क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करके 4 टाइम यूज करूंगा। सो हाइड्रोजन का आंसर, हाइड्रोजन का अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 होगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया 4 होगा। दोबारा बोल रहा हूं ये हमेशा सेम प्रपोर्शन में ही होते हैं, जितना मर्जी उतना, जहां मर्जी वैसे बना, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्सीजन को 4 गुना लूंगा तो 4 गुना सेम प्रपोर्शन में मुझे हाइड्रोजन भी लेना पड़ेगा उस रिएक्शन को कंप्लीटली कराने के लिए। तो 8 का 4 टाइम 32 होता है, वैसे हाइड्रोजन का 4 टाइम क्या होगा 1 into 4 4। सिंपल सा, बहुत सिंपल है। आ गया समझ, पक्का आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है when 3 ग्राम ऑफ कार्बन is burned in 8 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, कार्बन को हमने बर्न किया ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। 3 ग्राम कार्बन को बर्न किया गया 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, सो वी ऑब्टेन 11 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। ठीक है भाई, हमने 3 ग्राम, हमने क्या किया, हमने 3 ग्राम लिया कार्बन, हमने इसको रिएक्शन कराया 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और क्या मिल गया हमको, हमको मिल गया 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या मिल गया भाई, गैस। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा, कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन को आप रिएक्शन कराओगे 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। इसे आप रिएक्शन कराओगे 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। अब ना बहुत सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना है जो कि आपके पास कूट कूट के भरा पड़ा है, ठीक है। देखते हैं क्या है बेटा, बहुत ध्यान से देखना कि 3 ग्राम बोलता है भाई मुझे 8 ग्राम मिलेगा ऑक्सीजन, तब मैं बनाऊंगा 11 ग्राम CO2। सिंपल सी बात बोलता है, ये बोलता है कि मैं हमेशा इसी प्रपोर्शन, इसी रेशियो में काम करूंगा। 3 ग्राम कार्बन बोलता है भाई मुझे 8 ग्राम O2 लाके दे दो, मैं रिएक्शन कर लूंगा 11 ग्राम CO2 बनाने के लिए। अब यार जब आपने 3 ग्राम दोबारा लिया बट दिस टाइम आपने ऑक्सीजन लिया 50 ग्राम, तो CO2 कितना बनेगा। 3 बोलता है भाई कि मुझे 8 ग्राम O2 ही चाहिए, तो दोबारा 3 क्या बोलेगा भाई मुझको 8 ग्राम O2 ही चाहिए, मुझे 50 क्यों दे रहे हो, मुझे 8 की आवश्यकता। मैं अपने प्रपोर्शन को हमेशा फिक्स कांस्टेंट रखना चाहता हूं,
तो इस 50 में से 8 ग्राम को तो 3 ग्राम यूज कर लेगा और ये फॉर्म कर देगा 11 ग्राम 8 होता है CO2 गैस। अब यहाँ पे 3 ग्राम 8 ग्राम से रिएक्शन करते ही क्या हुआ, कार्बन पूरा खत्म, 3 ग्राम कार्बन यूज हो चुका है। ऑक्सीजन मेरे पास कितना 42 ग्राम बचा हुआ है। बट क्या ऑक्सीजन अकेले रिएक्शन करके CO2 फॉर्म कर सकता है? भाई कभी नहीं कर सकता। ये चमत्कारी काम है, ये चमत्कारी बाबा ही कर सकते हैं, बस ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 42 ग्राम O2 अकेला कुछ नहीं कर सकता, कार्बन यहां पे खत्म हो चुका है, तो यहां पे CO2 का फॉर्मेशन 11 ग्राम ही होगा। 42 ग्राम यहां पे ऑक्सीजन वैसे के वैसे रह जाएगा। ये बोलता मैं CO2 बना तो दूंगा, बट मुझे कार्बन तो दो रिएक्शन करने के लिए, तब CO2 बना पाऊंगा ना भाई, कार्बन चाहिए, कार्बन फॉर द CO2 फॉर्मेशन। ठीक है, अब एक प्यारी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, जो जल्दी लोग बताते नहीं है और आपकी बुक में नहीं है, बट बहुत काम आएगी, भरोसा करो, बहुत काम आएगी। ठीक है, वो क्या है देखो, अब यहाँ पे कौन सा केमिकल बचा रह गया, तो आप हो गए सर यहाँ पे ऑक्सीजन बचा रह गया। कौन पहले खत्म हो गया, रिएक्शन हुआ और पहले खत्म हो गया, कहोगे सर कार्बन पहले खत्म हो गया है। तो जो केमिकल पहले खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे नहीं हो पा रहा क्योंकि वो नहीं है, अगला बंदा तो है अवेलेबल बट वो अवेलेबल नहीं है, उसे बोलते हैं प्यारा सा नाम, उसे प्यारे से नाम से बोलते हैं, और वो नाम है क्या, लिमिटिंग रीएजेंट। क्या होता है बेटा वो, लिमिटिंग रीएजेंट। क्या है, लिमिटिंग रीएजेंट। एक ऐसा रीएजेंट, एक ऐसा केमिकल जिसने केमिकल रिएक्शन को लिमिट कर दिया, रोक दिया कि भाई मैं खत्म हो गया, अब रिएक्शन नहीं होगा, अब जब मैं आऊंगा तब रिएक्शन करोगे आप। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, कब बताई गई और क्या बोलता है। ठीक है, तो डाल्टन ने साइंटिफिकली एटम के बारे में कुछ बातें बताई। कब, 1808। कब बताया, 1808 में। डाल्टन ने क्या क्या बातें बताई, बहुत प्यार से समझाया। भाई बात ऐसी है कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। वही बात घूम फिर जो हमारे इंडियन फिलोसफर बता चुके थे, महर्षि कनद, कि हर एक पदार्थ जिसको आज मैटर बोलते हैं बनते हैं परमाणु से, जिसे आज हम एटम बोलते हैं। वही बात ये दोबारा बोल रहे हैं कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सारे मैटर एटम से बने हैं, विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। और ये एटम्स किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए। अब इसके बाद एटम्स आर इनडिविजिबल। ये जो एटम है ना, इन्होंने दूसरी बात क्या बोला, ये जो एटम्स है ना, ये इनडिविजिबल, इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये और छोटे पार्ट में ब्रेक नहीं हो सकते, राइट। लेकिन कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है, सर कैसी बात कर दी आपने, सर एटम तो टूटते हैं, सर एटम तो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं, तो आप कैसे बोल रहे हैं टूट नहीं सकते। अगर इनके और छोटे पार्टिकल्स हैं तो सर ये क्यों नहीं टूट सकते, ये टूटते होंगे तभी तो इनके और छोटे पार्टिकल बनते होंगे, राइट। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ा सा दिमाग लग के होगा, टाइम लगेगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा कि एटम टूटते हैं या नहीं टूटते, टूटते हैं तो कब, किस कंडीशन में, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम क्यों नहीं बोलते कि ये सबसे छोटे पार्टिकल है ना कि एटम। ठीक है, कमेंट करना, देन आई विल टेल यू। एक अलग से लेक्चर शूट कर देंगे आपके लिए। वेल, अभी तो इनका बोलना है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, डिवाइड नहीं हो सकते, और they cannot be created or destroyed in any chemical reaction। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम ना तो बनाया जा सकता है और वहां पे कोई एटम डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, एटम ना तो बनाया जा सकता है और ना ही कोई एटम उस रिएक्शन में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, राइट। अब एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन द मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत प्यारी सी बात, अगर मेरे पास एक कोई एलिमेंट है, भाई कौन सा एलिमेंट है, सोना, सोने की बात, सोना सबको पसंद है, चलो मान लिया आपकी बात, सोना। एक बच्चा बोलता है नहीं सर सोना नहीं, हीरा, डायमंड की बात करेंगे, चलो दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, सपोज मान लो मेरे पास गोल्ड है, तो गोल्ड के अंदर ये क्या बोल रहा है, जो एक टाइप का एलिमेंट है ना, उसके जितने भी एटम्स हैं, सारे एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टी और मास एक जैसा होता है। मतलब कि गोल्ड में ये बहुत सारे बहुत सारे ये ट्राइलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। तो जो एक टाइप का एलिमेंट गोल्ड है, इसका सिंबल Ag होता है, कि जितने भी एटम से मिलकर बना है, इन सारे के सारे एटम की
आपस में केमिकल प्रॉपर्टी और इनका मास हमेशा एक जैसा रहेगा। जहां मर्जी वहां से गोल्ड लेके आ जाओ, जहां मर्जी वहां से, अफ्रीकन गोल्ड है, इंडियन गोल्ड है, अमेरिकन गोल्ड है, किसी गोल्ड की बात कर लो, गोल्ड के सारे एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा एक जैसी होगी। वैसे डायमंड की बात कर लो, डायमंड किससे बनता है बेटा, कमेंट बॉक्स में बता दो, मान जाओ बता दो कमेंट बॉक्स में डायमंड किससे बनता है। मैं फिलहाल इसके एटम को गोल गोल शो कर रहा हूं। तो डायमंड के जितने भी एटम है ना, इन सारे एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टी, इनका मास आपस में एक जैसा होगा। और इन्होंने क्या बोला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं जैसे डायमंड और गोल्ड, ठीक है, इनके जो एटम है, इसका जो एटम है वो इसके एटम से अगर कंपेयर करोगे तो उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग हैं, दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। ये बोलते हैं कौन, डाल्टन। अब देखो इसके बाद, एटम कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म द कंपाउंड। बहुत अच्छी बात, इन्होंने बोला होल नंबर के रेशियो में एटम्स कंबाइन करते हैं कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। इसका मतलब क्या है यार, ये बताओ, हमने समझा कि एटम्स आर इनडिविजिबल, वो डिवाइड नहीं हो सकते। अगर कोई एटम डिवाइड नहीं हो सकता तो क्या कभी एटम आधा हो सकता है, क्या कभी एटम 0.2 हो सकता है, क्या कभी एटम 0.3 एटम हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। अगर एटम टूट ही नहीं सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, तो आधा और आधे का भी आधा एटम कैसे मिलेगा। तो जब भी एटम कंबाइन करते हैं केमिकल रिएक्शन करने के लिए, तो एक कंप्लीट एटम को वहां पे एंगेज होना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा। कभी आधा और आधे का आधा 0.2 0.3 एटम नहीं हो सकते। वही इन्होंने बोला कि आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला देख लो, हर एक केमिकल फॉर्मूले में जो आपको एटम्स का नंबर मिलेगा ना, वो हमेशा होल नंबर ही मिलेगा। हम 3-4 एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि वाटर, आप देख लो, हाइड्रोजन यहां पे 2 है और ऑक्सीजन जहां पे कुछ ना लिखा हो वहां पे एक छुपा होता है, एक है। जैसे कि CO2 की बात कर लो, कार्बन यहां पे 1 है और ऑक्सीजन 2 है, 1 और 2 दोनों होल नंबर है। आप मीथेन की बात कर लो, छोड़ो, हम बात करते हैं, किसकी बात करें, एल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है, C2H5OH, कार्बन यहां पे 2 है, हाइड्रोजन यहां पे 5 और 1 6 है और ऑक्सीजन यहां पे 1 है। तो मेरे ख्याल से 2 6 और 1 तीनों के तीनों होल नंबर है, ये इनका बोलना है, राइट। अब द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ द एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। वही बात जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा ना, तो कौन से एटम मिलके इसको बनाएंगे, कौन से काइंड ऑफ एटम इसको बनाएंगे और उनका नंबर क्या होगा, ये हमेशा कांस्टेंट है। कहीं से कंपाउंड को लेके आ जाओ, कहीं से कंपाउंड को लेके आ जाओ, इसके टाइप अगर CO2 आप कहीं से भी लेके आओगे तो ये श्योर है कि वो कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनेगा, और कार्बन 1 तो ऑक्सीजन वहां पे 2 ही होगा। ये बोलता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने हमको इतनी सारी बातें बताए अपने थ्योरी में। अब हमें समझना है इंपॉर्टेंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे, ही प्रोवाइडेड साइंटिफिक बेसिस फॉर द मैटर। मैटर का जो साइंटिफिक बेसिस है कि सच में मैटर एटम से बनते हैं, साइंटिफिकली कैसे समझाया, वो डाल्टन थे, इन्होंने समझाया। एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन क्वांटिटेटिवली। डाल्टन ने किसी केमिकल रिएक्शन को क्वांटिटी वाइज समझाया। वही बात कि ये एटम इतने नंबर में इस एटम से कंबाइन करके ये कंपाउंड फॉर्म करेगा, ये क्वांटिटी है, राइट। इसके बाद ही इनिशिएटेड स्टडी ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। डाल्टन जिम्मेदार है कि शुरुआत हुई एटम के स्ट्रक्चर के स्टडी का। आप देख सकते हैं ये भाई कितने ध्यान से, कितना दिमाग लगा के, कितना सीरियस होके एटम के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट्स एन एटम, व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज एन एटम। आप बताओ, तब से पढ़ते आ रहे हैं एटम क्या है, एटम क्या है। अब आप बता दो कमेंट बॉक्स में एटम क्या है, ठीक है। वेल, मैं तो बताऊंगा ही आपको, तो आप देखिए कि एटम क्या है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट रिटेनिंग इट्स प्रॉपर्टी। मान लो मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इसको बना रहा है ना, वो एटम है। लेकिन जो जो प्रॉपर्टी इस मैटर की है ना, इस एलिमेंट की है, वही प्रॉपर्टीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम भी कंटेन करता है। ये एटम है, ये सबसे छोटा पार्टिकल
और वो सारी प्रॉपर्टी अपने पास रखता है जो प्रॉपर्टी इस एलिमेंट या इस कंपाउंड की है। इसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर। ठीक है, देखो हम ना वॉल से कंपेयर करेंगे। जैसे भी आपके घर की दीवार है तो वॉल क्या होती है, बहुत सारे ब्रिक, बहुत सारे ईंटों से मिलकर बनती है, राइट। वॉल बहुत सारे ब्रिक्स ईंटों से मिलकर बिल्ड होती है, राइट। उसी तरह से अगर कोई मैटर मेरे पास है तो मैटर या इसके इस वॉल के ब्रिक्स ईंट की बात कर लेते हैं। अगर मैं ईंट को अच्छे से मैग्नीफाई करके देखता हूं ये किससे बना है, तो ये बहुत सारे एटम से बना है। तो एटम किसी भी मैटर का क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक, उसको बिल्ड करता है, उसको मिलकर बनाता है, राइट। तो ये है छोटी सी डेफिनेशन एटम की कि सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं और किसी चीज को मिलकर बनाते हैं। अब साइज ऑफ द एटम, सर ये तो बता दो कितने छोटे हैं, क्या साइज है। छोटे हैं मान लिया, बट कितने छोटे होते हैं कुछ तो बताओ। तो बेटा आपको इस बात को ध्यान देना है कि कोई भी एटम का साइज होता है 10 की पावर -9 से 10 की पावर, एक्चुअली उल्टा बोल दिया, 10 की पावर -10 से 10 की पावर -9 के रेंज में। जो स्मॉलेस्ट एटम है हीलियम, हाइड्रोजन, उनका साइज है 10 की पावर -10 मीटर, मतलब इसे बोलते हैं एंजिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, एंजिस्ट्रॉन। इसका मतलब भाई ये है कि आपने 1 मीटर लेंथ को, जो लगभग इतना होगा, आपने इतने लेंथ को आपने 10 बिलियन टुकड़े में डिवाइड कर दिया, 10 बिलियन टुकड़े में डिवाइड कर दिया। तो जो एक टुकड़ा मिलेगा इसका 10 बिलियन टुकड़ा करने के बाद वो साइज एक स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन हीलियम का होता है, और या फिर नैनोमीटर के रेंज में होता है। मतलब कि आपने 1 मीटर की लंबाई को, लगभग इतना लेंथ होता है, इसको आपने 1 बिलियन टुकड़े में डिवाइड कर दिया, तो जो एक टुकड़ा मिलेगा ना बेटा आपको, वो एक एटम का साइज होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है कि एटम का साइज कितना होता है। अब अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं, मैं किसी केमिकल रिएक्शन को लिख के समझाता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है वो एलिमेंट के बीच होगा। अब मैं उन एलिमेंट को यहां पे दर्शाना चाहता हूं पेपर पे। तो अगर मैं बार बार बोलूंगी सोडियम डू रिएक्शन विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस डू रिएक्शन विद द ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल, तो शायद ये बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत स्पेस लेगा और बहुत टाइम भी खर्च करेगा। अग्री। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, एलिमेंट को ना, उसके एटम को सिंबल के फॉर्म में सिंबलाइज किया जाए। तो सिंबल क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं और टाइम बचाते हैं, राइट, और इजी टू अंडरस्टैंड भी होते हैं। तो दैट्स व्हाई हमने क्या किया, हमने एलिमेंट को सिंबलाइज करने की शुरुआत की। तो डेल्टन भाई ने कुछ सिंबल प्रपोज किया, ये आपके सामने है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। क्या कि अगर मान लो मुझे मरकरी को रिप्रेजेंट करना है, तो भाई अगर मैं मरकरी लिखता हूं और मैं इसका सिंबल बनाने चालू करता हूं, तो सिंबल बनाने में इतना टाइम लग जाएगा कि शायद मैं उससे पहले मरकरी लिख के निपटा दूंगा। जैसे इनके सिंबल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना कि ये टाइम टेकिंग है, समय लगता है। तो हुआ क्या कि भाई बर्जीलियस नाम के एक भाई आए, बर्जीलियस भाई, इन्होंने क्या बोला, एक काम करते हैं, अगर मुझे एलिमेंट को सिंबलाइज करना है तो उस एलिमेंट के नाम के पहले लेटर को यूज कर लिया जाए उसको सिंबलाइज करने के लिए। जैसे कि मैं बोलता हूं नाइट्रोजन, मैंने बोला नाइट्रोजन, अब इसको कैसे सिंबलाइज करेंगे, तो जो पहला इसका लेटर है एन, उसको कैपिटल लेटर अपर केस में यूज कर लो इसको सिंबलाइज करने के लिए। ओके, अब तो ये बहुत कन्वीनियंट तरीका लगा हमको कि इजी है, सिंपल है। अब ये हुआ क्या, अगर मान लो नाइट्रोजन को आपने एन से सिंबलाइज किया, तो भाई ऐसा तो नियॉन भी एक एलिमेंट है, अब नियॉन कैसे सिंबलाइज करोगे। अगर आप पहले लेटर को यूज करोगे सिंबलाइज करने के लिए, तो अब कौन सा एन किसके लिए है, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। इसीलिए ये बताया कि अगर कॉमन लेटर कहीं क्लैश करते हैं, किसी दो एलिमेंट का नाम कॉमन लेटर से स्टार्ट होता है, तो जो पहले नेम्ड कर दिया गया है उसको वैसे रहने दो, जो दूसरा एलिमेंट है जो सेम लेटर से स्टार्ट होता है उसके आप पहले 2 लेटर को यूज कर लो। लेकिन जब आप एक ही एलिमेंट को, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, आप जब एक ही एलिमेंट को 2 लेटर से रिप्रेजेंट करते हो, तो वहां पे आपको पहले लेटर को अपर केस में और सेकंड लेटर को लोअर केस में यूज करना पड़ेगा। ये रूल है, और इन सब रूल को कौन, आईयूपीएसी ने क्या किया, स्टैंडर्डाइज किया। आईयूपीएसी क्या है,
IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री के सारे एस्पेक्ट के साथ डील करता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसने क्या डिस्कवरीज की, उसको वेरीफाई करके और ग्लोबल लेवल पे उसको पब्लिश करना, राइट? ये IUPAC का काम या रोल होता है। वेल, तो हम किसी एलिमेंट को सिंबलाइज करते हैं उसके नाम के पहले लेटर से। आप कहोगे सर मैंने पढ़ा है कि सोडियम जो है ना, सर सोडियम का नाम तो सोडियम है, ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो एस से स्टार्ट होता है, तो इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल सर Na क्यों होता है, राइट? Na क्यों है? सर पोटेशियम का सिंबल K क्यों है? वो तो POTA से स्टार्ट होता है। तो प्यारे बच्चे, नन्हे बच्चे, मासूम बच्चे, अब क्या हुआ कि बहुत से एलिमेंट का जो नाम है ना वो प्रेफर किया जाता है ग्रीक लैंग्वेज या फिर लैटिन में। तो सोडियम को ग्रीक में बोलते हैं नेट्रियम। क्या बोलते हैं? नेट्रियम। अब जैसे कि N हमने यूज कर लिया नाइट्रोजन के लिए, दैट इज व्हाई यहाँ पे Na को यूज किया जाता है एज सिंबल ऑफ द सोडियम। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसके बाद एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, अब सर जब सर उसका साइज छोटा है ना तो अनडाउटली उसका मास भी बहुत ही कम होता होगा। तो सर मास कैसे तोलेंगे? बहुत मतलब कि ये तो बात चैलेंजिंग हो गया। तो अब क्या बोला गया भाई, बात ऐसी है कि एटम के मास ना कंपैरेटिव या रिलेटिव लिए जाएंगे। कैसे? छोटी सी बात है, एक कार्बन लो, एक कार्बन लो, कार्बन को तौल लो, कार्बन के मास को आप एस्टिमेट कर लो, और जो कार्बन का मास है इसके 1/12 मास, कितने? 1/12 मास को आप ले लो, तो कार्बन के मास का जो 1/12 मास है वो जितना वैल्यू आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने एटम के मास को वे करना स्टार्ट किया एक नए यूनिट में, वो क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, AMU, राइट? इसको आज हम बोलते हैं शॉर्ट में U। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है? यूनिफाइड मास। ठीक है, तो अब ये जो एक यू है या जो एक एमयू है, इसका मतलब क्या है? मैं फिर समझाता हूं कि भाई हमने कार्बन के मास को लिया, कार्बन को तौला और कार्बन के मास को 12 से डिवाइड कर दिया। किससे? 12 से डिवाइड किया। 12 से डिवाइड करने के बाद जो भी मास मिला, जो एक अमाउंट मिला, मैंने बोला भाई ये मास हमारा क्या होगा? ये मास होगा भाई एक एटॉमिक मास यूनिट या फिर एक यू के बराबर। तो एटम को हम मेजर करते हैं, हम एटम के मास को मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में। और उसकी वैल्यू क्या होती है कि कार्बन के मास को 12 से डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा वो होगा एक यू या फिर एक एमयू की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट बहुत सिंपल सी चीज है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। सही, जो एटम की इतनी बात हम किए जा रहे हैं पिछले 30-40 मिनट से, ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं? कैसे एग्जिस्ट करते हैं सर, ये तो बताओ कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि एटम अनस्टेबल होते हैं, रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, तो किसी ना किसी से रिएक्शन करके वो एक कंपाउंड या बड़े फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब दे फॉर्म मॉलिक्यूल, वही बात की, या तो किसी से रिएक्शन करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे जैसे कि CO2 N2O2, या फिर वो बनाते हैं आयंस, और आयंस फिर रिएक्शन करके किसी ना किसी से सॉल्ट फॉर्मेशन करके सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद आपके सामने एग्जांपल दिया है, आपके सामने एग्जांपल दिया है कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में O2 N2CO2, आयंस के फॉर्म में Na+Cl-। अब ये आयंस आपस में रिएक्शन करके NaCl, जो नमक आप खाते हो कॉमन सॉल्ट, उस फॉर्म में हो सकता है, या फिर आप कह लो कि ये Na सल्फेट से रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट नाम के केमिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एटम बीइंग वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। अब ये बड़ा मॉलिक्यूल फिर ऐसे आपस में कंबाइन करके एक मैटर को फॉर्म करता है। ठीक है, तो एटम इस तरह से मैटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, राइट? अब इसके बाद हमें क्या समझना है कि मॉलिक्यूल क्या है। सर आपने कुछ देर पहले बोला मॉलिक्यूल के फॉर्म में एटम एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल क्या है? क्या है मॉलिक्यूल, राइट? देखो, जब भी ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा, जब भी क्या होगा, दो और मोर देन टू एटम केमिकली बॉन्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द केमिकल बॉन्ड,
देन दे फॉर्म ए लार्ज साइज पार्टिकल दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? जब भी दो या फिर दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़ के एक बड़े स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और फिर ये एक और हाइड्रोजन से कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल पानी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन से केमिकल बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल मीथेन को फॉर्म करता है। तो जब भी दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक बात देखो, आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है? सर यहाँ पे जो दो एटम कंबाइन कर रहे हैं ये तो एक ही जैसे हैं, ऑक्सीजन। लेकिन इस केस में जो एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं ये एटम तो सर अलग टाइप के हैं। कैसे? सर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलकर बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो ध्यान देना कि मॉलिक्यूल दो टाइप के हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट जहां पे सेम टाइप के एटम आपस में कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड जहां पे डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद शायद ये डिटेल में यहां पे आपको दिया है। अब कुछ एग्जांपल आपके सामने है और यहां पे आप नई बात समझोगे, एटॉमिसिटी क्या होता है। देखिए, जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन O2 दो एटम यहां पर है तो इसे बोलते हैं डाई। डाई मतलब यू ऑल नो, बाल डाई नहीं करना भाई। डाई मतलब क्या होता है? दो। डाई एटॉमिक जो दो एटम से मिलकर बनता है, तो यहां पे O2 से लिखा हुआ है। वैसे N2 अगेन डाई एटॉमिक, दो एटम से मिलकर बना है। P4 चार के लिए बोलते हैं टेट्रा। तो जैसा कि यहाँ पे 4 एटम है तो इसे बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक फॉस्फोरस। S8 8 एक ही टाइप के सल्फर के एटम से बना है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉली एटॉमिक सल्फर। और ये जैसा कि यहाँ पे 8 एलिमेंट एक जैसे हैं, 8 एटम एक जैसे हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। ओके, अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं। फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ द एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब देखो, जैसे वाटर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अमोनिया 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। CO2 गैस 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। तो इसे बोलते हैं भाई डिफरेंट टाइप के एटम है तो इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, राइट। अब एटॉमिसिटी सर क्या है, ये क्यों लिख के बैठे यहां पे? एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी मतलब ये होता है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम के नंबर हैं, उसे बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। जैसे कि ऑक्सीजन में यहां पे 2 एटम्स हैं तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 2। फॉस्फोरस में यहां पे 4 एटम्स है, 4 लिखा है तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 4। सल्फर में यहां पे 8 एटम्स है तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 8, राइट। उसी तरह अमोनिया में यहां पे 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो यहां पे टोटल 4 एटम, तो यहां पे इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 4। तो एटॉमिसिटी रेफर्स नंबर ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो अब इसके बाद आपको समझना है व्हाट इज एन आयन। आयंस क्या है? आयंस आर दी चार्ज पार्टिकल, दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। अगर कोई एटम है, राइट, ये एटम इलेक्ट्रॉन को खो देता है, तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अपने पास रखता है तो मतलब कि इसने नेगेटिव चार्ज खो दिया। जब नेगेटिव चार्ज खो दिया तो इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये बन जाता है पॉजिटिव चार्ज का आयन। समझिए कैसे, थोड़ा और समझाते हैं प्यार से आपको। ठीक है, देखो जैसे सोडियम है भाई, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के पास क्या है? इसके पास 11 होते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसके पास 11 होते हैं नेगेटिव चार्ज। जब ये ओनली सोडियम है, अब होता क्या है कि ये ना एक इलेक्ट्रॉन मौका मिलते खो देता है, लूज कर देता है, किसी और को डोनेट कर देता है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे कितने, ओनली 10। तो 10 बचे नेगेटिव वाले, तो 10 माइनस होगा। बट प्रोटॉन तो ये लाइक होता ही नहीं है, प्रोटॉन को ये चेंज होने ही नहीं देता। तो प्रोटॉन यहाँ पे कितने, 11 के 11 रह गए। और प्रोटॉन कैरी करता है प्लस चार्ज। अब बताओ यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या बचा होगा सर, ओवरऑल यहाँ पे 11 बड़ी संख्या है, 10 छोटी संख्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसलिए +1 आएगा। ठीक है, 11 माइनस 10 1, और 11 का साइन प्लस आ गया। ठीक है, तो दैट्स ये बन गया 1 + 1 पॉजिटिव चार्ज आयन। तो आयन ऐसे पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन को खोके या इलेक्ट्रॉन को लेके बनते हैं। अब जैसे कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयन फॉर्म करता है तो उसे बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, कैटायन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेके आयन बनाता है उसे बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो नेगेटिव चार्ज ले रहा है ना, जो नेगेटिविटी लेगा तो खुद भी नेगेटिव बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए एनायंस क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज आयंस, नेगेटिव बन जाते हैं। अब आप कैसे याद करो, थोड़ा सा ना ये विडंबना रहती है, बच्चे परेशान होते हैं, सर कैसे समझे कैटायन पॉजिटिव और एनायन नेगेटिव वाला है। छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। आप देखो कैटायन के स्पेलिंग में टी आ रहा है, और क्या टी प्लस जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल देता है। तो आप ऐसे याद कर लो कि जिसकी स्पेलिंग में प्लस जैसा टी आता है वो पॉजिटिव प्लस वाला चार्ज कैरी करता है, बाकी जो बचा एनायन वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, बात खत्म। ठीक है, तो आपके सामने एग्जांपल दिया है, Cl - O2 - एनायंस है, Na+ Mg2+ कैटायंस। अब सर पॉली एटॉमिक आयंस क्या है, ये क्यों लिखे हो आप यहाँ पे, पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं। तो पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब सिंपल अपने आप में बता रही है अपने बारे में। पॉली मीन्स मैनी, एटॉमिक मीन्स एटम्स। एक ऐसे आयंस जो बहुत सारे एटम से मिलके बनते हैं, जैसे कि आपके सामने देखो NH4+, यहां पे एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो NH4 और ऊपर चार्ज भी है इसके पास 1+, तो ये हो गया पॉली एटॉमिक आयन। जैसे CO3 2-, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 4 एटम से मिलकर बना है भाई, और ऊपर चार्ज भी है, तो आयन भी हो गया, इसे बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। राइट, तो ऐसे आयन जो कि एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ये पॉली एटॉमिक आयंस है। राइट, चलो आगे समझते हैं। इसके बाद अब वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी। ओके, देखो वैलेंसी क्या होती है, कोई भी एटम, सुनना बहुत प्यार से, कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेके केमिकल बॉन्ड बना सकता है कंबाइन होने के लिए, उसे बोलते हैं इसकी वैलेंसी क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला भाई मेरे पास एक एलिमेंट X है, क्या है बेटा, X एलिमेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को देके और एक केमिकल बॉन्ड बना सकता है, एक केमिकल बॉन्ड बना सकता है, तो उसकी वैलेंसी 2 हो गई। सिंपल। मैंने बोला कि लेट्स से कैल्शियम की वैलेंसी 2+, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को देके खुद पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और ये किसी से केमिकल रिएक्शन करके कंबाइन हो सकता है, तो इसकी वैलेंसी बेटा 2 हो गई। सिंपल, कितने इलेक्ट्रॉन्स को देके या फिर लेके ये कंबाइन करने के लिए बॉन्ड बनाता है उसे बोलते हैं इसकी वैलेंसी क्या है। राइट, अब वैलेंसी को मैं कहां रिप्रेजेंट करता हूं, कहां पे डिनोट करता हूं, बहुत सिंपल बात है। सपोज के एलिमेंट का सिंबल है बेटा ये, तो इसकी वैलेंसी को लिखते हैं राइट हैंड साइड के टॉप पे। जैसे आपके सामने एग्जांपल मिलेगा कि Na, अगर मान लो ये सोडियम होता तो Na के पास 1+ लिखा होता है, एल्युमिनियम के पास बेटा टॉप पे 3+ लिखा होता है, क्लोराइड के पास टॉप पे 1- लिखा होता है। तो जो नंबर है ना ये इसकी वैलेंसी बताता है। अगर सोडियम की वैलेंसी 1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देके कंबाइन कर सकता है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन देके कंबाइन कर सकता है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन माइनस में लेके कंबाइन कर सकता है। ये होती है वैलेंसी। सिंपल सी बात, ये होती है क्या, वैलेंसी। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमें क्या समझना है, केमिकल फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। राइट, देखो पहली बात ना बेटा, मोस्टली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है आयोनिक कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला के बारे में। कंपाउंड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, आयोनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड।
हम यहाँ पे समझेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कि जब कोई केमिकल सब्सटेंस बनता है आयंस या एटम के कॉम्बिनेशन से, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मैं सिंपल सी बात बोलता हूं कि भाई मैग्नीशियम क्लोराइड बना, अंडरस्टूड है, इट इज मेड अप ऑफ द मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, क्लोरीन। बट यहाँ पे MgCl2 ही क्यों है भाई, ये Mg2 और Cl2 भी तो हो सकता था, राइट। ये MgCl3 भी हो सकता था, ये Mg2Cl भी हो सकता था, ये MgCl2 ही क्यों, ये फॉर्मूले ऐसे ही क्यों है, ये हमको समझना है कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, राइट। अब देखो सिंपल सी बात है, समझते हैं कैसे बनता है, बट उससे पहले, उस सिंपल सी बात से पहले आपको एक टफ सा टेबल याद करना। टफ नहीं है, मतलब ज्यादा इसके अंदर कुछ वैल्यूज है, ज्यादा लिस्ट लंबी है, आपको ये टेबल याद करना है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप कभी भी इस चैप्टर में 20% से ज्यादा मार्क्स लेके आ पाओगे। भाई इस चैप्टर में ना 80% क्वेश्चन इस टेबल के दम पे ही आते हैं। अगर ये टेबल आपको याद नहीं है, आप भूल जाओ कि चैप्टर अच्छे से कर पाओगे, इसलिए आपको टेबल याद करना ही पड़ेगा एनी हाउ। बहुत सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। देखो आपको क्या क्या याद करना है, आपको याद करना है कि एलिमेंट का नाम क्या है, ओके, एलिमेंट का नाम क्या है, देन इसका सिंबल क्या है और उस पर चार्ज क्या है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला सोडियम, मैंने बोला सोडियम, तो सोडियम जो एलिमेंट है इसका सिंबल क्या है Na, और ये चार्ज कितना, वैलेंसी क्या है इसकी 1+, ये आपको याद करना है। इसको कब बोलोगे आप, सोडियम Na+1, ठीक है। तो यहां पे आप समझना कि यहां पे ना मोनोवैलेंट को, डाईवैलेंट को, ट्राईवैलेंट को सेपरेट कर रखा है। बुक में देखना, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आराम से समझ जाओगे आप, ठीक है। सो इस टेबल से हम बनाते हैं आयोनिक फॉर्मूला, और सॉरी इससे हम बनाते हैं, इस टेबल से हम बनाते हैं, इस टेबल से हम बनाते हैं मॉलिक्यूल्स के केमिकल फॉर्मूला को, कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। बहुत आराम से समझना, बहुत सिंपल है, शिद्दत से समझना, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा 3 फॉर्मूले, अगर आप 3 फॉर्मूले को समझ जाओगे, आप कोई भी फॉर्मूला बना, कोई भी फॉर्मूला बना लोगे, कोई भी। देखो पहले मैंने बोला भैया आप बना के बताओ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो अब मुझे देखना है कि सोडियम कहां पर है, उसका सिंबल और वैलेंसी क्या है। तो अगर सर सोडियम होता है Na1+, अब देखो क्लोराइड का सिंबल वैलेंसी क्या है, सर क्लोराइड का सिंबल और वैलेंसी होता है Cl1-, तो Cl1-। अब चार्ज को यहां से न्यूट्रलाइज करो, चार्ज से मुझे कोई मतलब नहीं है, चार्ज को यहां से हटाओ और इस नंबर को क्रिस करके यहां पे लेके आओ, क्रॉस करके इसको वहां पे लेके जाओ, इसके टॉप से उसके बॉटम पे लेके जाओ, इसके टॉप से इसके बॉटम पे लेके आओ, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, Na के बॉटम पे यहां से 1 आ गया और क्लोरीन के बॉटम पे यहां से 1 आ गया। 1 तो हम जनरली शो नहीं करते, वो हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है, तो ये बन जाएगा NaCl, ठीक है। अब देखो एक और ट्राई करते हैं। मैंने बोला भाई बताओ कि कैल्शियम, कैल्शियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो कैल्शियम आयोडाइड का फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, यहां पे ढूंढो कैल्शियम कहां पर है, कैल्शियम का फॉर्मूला मिलेगा आपको Ca2+। अब ढूंढो आयोडाइड कहां पर है, तो आयोडाइड आपको मिलेगा 1I1-। साइन को यहां से हटाओ, साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस नंबर को यहां पे लेके आओ, इस नंबर को क्रॉस करके यहां पे लेके आओ, तो ये बन जाएगा Ca के बॉटम पे 1 यहां से आएगा 1, आयोडीन के बॉटम पे 2 यहां से आएगा, तो Ca(I2)। 1 को हम शो नहीं करते, तो सिंपली से Ca1 को शो नहीं करेंगे, I2, ये फॉर्मूला बन गया। एक और देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला, मैंने बोला भाई मुझे बना के बताओ कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड, अब आपको फिर टेबल की हेल्प लेनी है और आपको देखना है कैल्शियम का सिंबल और चार्ज क्या है। तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और इसकी वैलेंसी होती है कितनी, 2+। ऑक्साइड का सिंबल चार्ज क्या होता है, ऑक्साइड होता है O2-। अब चार्ज को यहां से न्यूट्रलाइज करो, हटाओ। अब अगर वैलेंसी के नंबर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, उसको डिवाइड कर दो।
अब यहाँ पे 2 से डिवाइड होके 1 टाइम में कैंसिल हो गया। अब आपको यहां से 1 यहाँ पे लेके आओगे और ये 1 यहाँ पे लेके आओगे, तो CA के पास भी 1 को शो नहीं करते, O के पास भी यहां से 1 आएगा, 1 को हम शो नहीं करते, तो फॉर्मूला बन जाएगा CaO। ठीक है, इसके बाद देखिए एक लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट नॉट लीस्ट। अब देखो अगला आपको दिया है सपोज कि एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। एल्युमिनियम का सिंबल आपने टेबल से याद किया है, आपको जरूर समझ आएगा कि इसका सिंबल होता है Al3+। सल्फेट का सिंबल होता है SO4 2-। चार्ज को न्यूट्रलाइज करो, चार्ज को मैंने यहां से न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये नंबर इसके बॉटम पे लाओ, ये नंबर इसके बॉटम पे लाओ, तो ये बन जाएगा Al के नीचे 2 आएगा तो Al2। अब अगर कोई आयन पॉलीएटॉमिक है, एक से ज्यादा एटम से बना है, तो वहां पे आपको इस बात का बहुत ध्यान देना है कि अगर ये पॉलीएटॉमिक है और जो नंबर ऊपर से आ रहा है ये नंबर 1 से बड़ी संख्या है, तो हमेशा आप पहले इस एटम को ब्रैकेट में बंद करोगे। ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद आप ये नंबर नीचे लाओगे, ब्रैकेट के बाहर यहां पे लिखोगे, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है Al2SO4 का होल थ्राइस। Al2SO4 का होल थ्राइस, ये है केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। वो क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। बहुत छोटी सी चीज है, बहुत सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास क्या है। अब यार ये बताओ कि एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा। भाई उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनका ही तो मास कंट्रीब्यूट करेगा। लेट्स से मैंने आपसे क्या बोला कि सुमित और सुमिता एक तराजू में बैठे हैं, बताओ उनका मास क्या है, जो कंबाइंड मास क्या है। कॉमन सेंस क्या बोलता है, सर सुमित का मास नोट कर लो, लेट्स से M1, या मान लो 50 किलो। सर सुमिता का मास नोट कर लो, लेट्स से 45 kg। दोनों को ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 95 kg। सिंपल। तो वैसे ही भाई किसी मॉलिक्यूल में एटम कौन से हैं, कितने हैं, उनके मास को ऐड कर लो, आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूल का मास। समझते हैं। वाटर, पानी, वाटर का मास क्या है। सिंपल, क्या बोलोगे सर, 2 हाइड्रोजन है। सर हाइड्रोजन का मास होता है 1, आप इसके मास को मल्टीप्लाई कर दो 2 बार। साथ में 1 ऑक्सीजन है, सर आप यहां पे जोड़ दो 1 ऑक्सीजन के मास को। H का मास होता है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस O, ये आपके बुक में टेबल दिया है वहां से याद कर लोगे आप। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो लिख दिया मैंने 16। तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 1 2 प्लस 16, ये हो गया 18 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कि 18 U। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है। इसके बाद देखो CO2 का मास क्या है। आपको मास तो याद करने पड़ेंगे, मैं आपको ये कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा PDF फॉर्म में। ठीक है, इंस्टाग्राम से मिल जाएगा, टेलीग्राम से मिल जाएगा, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास मिल जाएंगे जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है, अब CO2 का मास क्या होगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के 2। सर कार्बन तो यहाँ पे 1 बार है, तो कार्बन के मास को 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस सर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है, तो ऑक्सीजन के मास को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो और इनको ऐड कर दो आपस में। कार्बन का मास होता है 12, तो ये होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 16 को, ये बन जाएगा 12 प्लस 30, तो ये कितना हो गया हमारा 44। तो मास कितना आ गया मॉलिक्यूल का, 44 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कि सिंपल। तो ऐसे निकालते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का मास क्या होगा। ये था आपके इस पूरे टॉपिक में, चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये हमने एक 1 शॉट क्विक रिव्यू किया है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट करो। बाकी मैं इसके बाद एक लेक्चर और अपलोड करूंगा जहां पे बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बेसिक से एडवांस तक मैं आपको समझाऊंगा। उसका वेट करना, बहुत जल्दी आएगा। इन द मीन टाइम अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, मजे करो। थैंक यू वेरी मच।